जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हो, जो आपका झारखंड पॉलिटेक्निक का जो 2024 में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जो आपका रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री का जो पेपर होगा, उसका 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI MCQ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और अपने आप में ही ये प्रश्न ऐसे हैं ना, अपने आप में ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी लेकर आते हैं कि इस साल 2024 में भी पूछे जाएंगे। हम लोगों ने ऐसा ऐसा क्वेश्चन पिक कर आपके के लिए लेकर आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है, लिखा हुआ है कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को कहा जाता है। ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली विज्ञान का डेफिनेशन था कि क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित ज्ञान को ही अर्जित करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आप लोग क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ोगे तो ये जो ज्ञान है आपका, ये विज्ञान के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। तो भाई साहब, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेवोसिए थे। और अगर आपको ज़िंदगी में अगर लाइफ में समय मिले तो लेवोसिए के बारे में जरूर पढ़िएगा। इन्होंने रासायनिक शास्त्र के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया हुआ है। ठीक है, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? लेवोसिए हैं, इसीलिए तो इन्हें जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात, ये जो मैं आपको PDF आपको दे रहा हूँ, ये जो आपको मैं PDF में पढ़ा रहा हूँ, ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं देना, आपको मिलेगा। आप लोग ले सकते हो PDF। आप कैसे लोगे? बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो आपका व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक मिलेगा, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ से आप लोग इस PDF को ले सकते हो। ठीक है, एक भी पैसा नहीं देना, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, रासायनिक विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो रासायनिक विज्ञान का ज्ञान था वो सर्वप्रथम मिस्र अरब के देश में हुआ था, इसीलिए बी नंबर क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड और एक प्रश्न है आपका कि देखो, केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई। जाहिर सी बात है, केमिस्ट्री में केमी आता है पहले, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई है, जो कि प्राचीन नाम है। ये जो मिस्र देश है, इस मिस्र देश का ही प्राचीन नाम केमी है। और इसी केमी के नाम से केमिस्ट्री पढ़ाई, क्योंकि मिस्र से ही, मिस्र अरब के देश से ही केमिस्ट्री का उत्पादन हुआ है। तो इसीलिए मिस्र का जो प्राचीन नाम है केमी, उसी से केमिस्ट्री को नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है, इसका अध्ययन किया जाता है। रासायनिक शास्त्र की शाखा, सीधा सीधी मैं पूछूं तो रासायनिक विज्ञान की किस शाखा में, किस ब्रांच में रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों के बारे में, कि ऐसे होता है, कैसे होता है, और उनकी परिस्थितियाँ, क्या परिस्थिति है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है? तो भौतिक रसायन में। ठीक है, याद रख लीजिएगा, जो केमिस्ट्री है उसकी मुख्यतः 3 ब्रांचेस है, 3 शाखाएँ हैं। एक है अकार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। एक है कार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और एक होता है भौतिक रसायन, जिसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 होते हैं। बाकी होते तो बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे औषधि रसायन होता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया। तो औषधि विज्ञान भी क्या है? एक ब्रांच है, परंतु वो ब्रांच नहीं है, सब ब्रांच है। क्या है? सब ब्रांच है। समझ में आ रहा है ना आपको चीज़ें? ये सभी क्या है? सब ब्रांचेस हैं। जैसे कि बैंक तो एक ही होता है, आपके एरिया में कोई एक बड़ा सा बैंक होगा, परंतु आप लोग पैसा कई जगहों पे जाके निकाल सकते हो। तो जहाँ जहाँ पे जाके आप लोग पैसे निकाल सकते हो, वो सभी क्या है? उस बैंक का सब ब्रांच है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि छोटा भाई समझ लो, उसी प्रकार से मैं बता देता हूँ फिर से कि मुख्यतः 3 ब्रांचेस होते हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो मुख्यतः 3 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री का, मुख्य 3 शाखाएँ हैं। परंतु कुछ और भी केमिस्ट्री के होता है, जिसको हम लोग, और भी ब्रांचेस है उसकी, जिसको हम लोग उप शाखाएं बोलते हैं। जैसे कि सामान्य रसायन हो गया, आपका वैश्लेषिक रसायन हो गया, आपका जैव रसायन हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, नाभिक के रसायन। इस प्रकार से ये सभी क्या है? उप ब्रांचेस है रसायन विज्ञान के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक है। तो बोले सर, इसमें तो कार्बन दिख रहा है, इसमें भी कार्बन दिख रहा है, नहीं सब कार्बनिक यौगिक है, यहाँ भी कार्बन नहीं। बाबा, याद रख लीजिएगा बात, ये आपका सी नंबर में जो हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कार्बन है, यही आपका कार्बनिक यौगिक है। बाकी CO2, CS2, आपका SO2, ये सभी क्या है? कार्बनिक यौगिक नहीं है। समझे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं छूटा है।
लिखा है कि निम्नलिखित में से रासायनिक विज्ञान की प्रमुख शाखा है। मैंने बोला था कि रसायन विज्ञान की प्रमुख 3 शाखाएं, 3 ब्रांचेस होती हैं। एक होता है आपका अगर मैं बोलूँ फिजिकल केमिस्ट्री जिसको हम लोग भौतिक रसायन बोलते हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग कार्बनिक रसायन बोलते हैं, और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जैव रसायन है ये क्या है, ये जैव रसायन आपका ब्रांच नहीं है, ये सब ब्रांच है, उप शाखा है। औषधि रसायन ये आपका उप शाखा है। कार्बनिक रसायन, हाँ ये आपका जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं ये है, ये आपका मेन ब्रांच में से एक आता है। सामान्य रसायन ये भी आपका क्या आता है, आपका उप ब्रांच, उप शाखा में आता है, उप ब्रांच होता है, ये समझे ना, मतलब सब ब्रांच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन चेचक के टीके का आविष्कारक है, ये 8 क्लास का क्वेश्चन है, सबको पता होगा, एडवर्ड जेनर। ये नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से जर्मनाशी है, जर्मनाशी बोलते हैं ना मम्मी लोग कि बाहर से खेल के आए हो डेटोल लगा लो, ठीक है, तो इसलिए आपका डेटोल तो सही होगा ही, डेटोल जर्म को मारता है। और एक होता है क्लोरोबेंजीन, यानी कि आपका सी नंबर का ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगी। क्लोरोबेंजीन और डेटोल का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, जर्मनाशी के लिए करते हैं। और जर्मनाशी का मतलब होता है कीटाणुओं को मारना, ठीक है। और क्लोरोबेंजीन डेटोल के अलावा और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DDT, इसका भी उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, DDT का, ठीक है। तो इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं जर्म को मारने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। या कि पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है, तो पौधों को जो कीटाणु लगता है उसमें, उसको बचाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हम लोग वही जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था DDT का भी उपयोग करते हैं पौधों के लिए भी, ठीक है। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड का भी उपयोग करते हैं जिसको हम लोग BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इन दोनों का हम लोग उपयोग करते हैं पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे DDT ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही आपको सही आंसर मार देना है। और जो क्लोरोफॉर्म और ईथर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग निश्चेतक बोलते हैं। अगर ये आपने सूंघ लिया तो आपका भाई साहब डमाडोल हो जाएगा स्थिति, मतलब आप लोग बेहोश हो जाओगे, समझे ना। तो क्लोरोफॉर्म और ईथर, ठीक है, ईथर का बहुत ही खराब सेंट होता है, तो उस बात की बात है, याद रख लीजिएगा। क्लोरोफॉर्म और ईथर जो होता है ये क्या होता है, निश्चेतक होता है। क्या होता है, निश्चेतक, यानी कि आपका चेतक उड़ा देगा ये, समझे ना, ये इस प्रकार का होता है। और जो आपको पता है क्लोरीन का उपयोग हम लोग जल को शुद्धिकरण करने के लिए करते हैं, मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दिया। और एक चीज़ आप लोग याद रख सकते हो, एक होता है सल्फा ड्रग। क्या होता है, सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स में आता है आपके पास सल्फाडाइजिन आता है आपके पास, और एक होता है सल्फाथायोजोल भी इसमें आता है। तो ये दोनों आप लोग याद रख सकते हो, ये नाम। क्या बोला मैंने बोला आपको सल्फाडाइजिन और सल्फाथायोजोल, ये सब क्या होते हैं आपका सल्फा ड्रग्स होते हैं। ये सभी को भी कोई क्वेश्चंस मैंने देखा हुआ, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। अच्छा, BHC का पूरा नाम है, अभी मैंने बोला था BHC क्या होता है आपके पास, अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला था बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श गैस व्यवहार है एक। तो जो आदर्श गैस होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया में कोई भी आइडियल नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ खोट होता ही होता है। उसी प्रकार से दुनिया में कोई भी आदर्श गैस नहीं होता है। आदर्श गैस की स्थिति में क्या होता है, उसके कणों के बीच का अंतराणिक बल एकदम नहीं होता है, शून्य होता है। और भी कई सारे क्राइटेरिया आप लोग 11-12 में पढ़ोगे। तो ये बेसिकली क्या पता है, ये एक परिकल्पना है। क्या, एक परिकल्पना है, मतलब ये सिर्फ कल्पना में ही है, आदर्श गैस जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आदर्श गैस क्या, एक प्रकार का परिकल्पना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो 13 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक पदार्थ के संगठन से निर्मित होते हैं, यानी कौन कौन सा रासायनिक पदार्थों के मिलने से या अभिक्रिया से या फिर जो भी बोलो रासायनिक प्रतिफल द्वारा निर्मित होते हैं। तो यूरिया भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनता है, आप लोग इसको लैब में बना सकते हो, तो ये तो हो जाएगा सही आंसर। डेटोल को भी बना सकते हो, डेटोल भी एक रासायनिक पदार्थ है। सल्फा ड्रग्स अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, ये भी होगा। तो यानी कि D नंबर ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। बाकी मैं कुछ चीज़ आपको बताया था, जैसे यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास NH2CO NH2 होता है, ये याद रख लीजिएगा। ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, कभी कभी यूरिया का फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ जाता है एग्जाम में, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको और एक फॉर्मूला बताया था, मैं आपको फिटकरी का बताया था, ठीक है। किसका, फिटकरी का बताया था। तो फिटकरी का जो रासायनिक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटास अलम, क्या बोलते हैं, पोटास अलम। इसका रासायनिक नाम क्या है, पोटास अलम, कहीं पे याद रख लीजिएगा या फिर लिख लीजिए कहीं पे, क्या दिमाग में ही याद रखना है आपको। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है बड़ा लंबा सा होता है K2SO4 इंटू का बोलो डॉट Al2
हॉल का SO43 डॉट का 24H2O, ठीक है। तो ये इतना बड़ा नाम होता है फिटकरी का, तो इसको याद रख लीजिए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्यों, देखो 49% लिखा है कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है, यानी कौन सी वस्तु पदार्थ नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न है, लिखा हुआ है कि m ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी, यानी m ग्राम का कोई द्रव्यमान है, ठीक है, कोई वस्तु मान लो उसका द्रव्यमान m है, उसको अगर लुप्त करोगे, ठीक है, तो उसका अगर विनाश करोगे तो उससे ऊर्जा निकलेगी। कितनी ऊर्जा निकलेगी, तो इसको समझने के लिए, ठीक है, एक थ्योरी है द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध, ठीक है। और ये जो देने वाले थे ये बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक, जिसको हम लोग आइंस्टाइन बोलते हैं, सभी का फेवरेट होता है ये, ठीक है, क्योंकि सबने सुना होता है इनका नाम, ठीक है। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है फिजिक्स की दुनिया में, फिजिक्स नहीं मैथमेटिक्स सब जगह पे इनको मिल जाएगी आप, ठीक है, आइंस्टाइन को। तो बेसिकली आइंस्टाइन ने रिलेशन दिया था द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध के बीच में। उन्होंने कहा था कि कोई अगर द्रव है जिसको हम लोग पदार्थ, ये द्रव का बात नहीं चल रहा, ये द्रव आपका वो लिक्विड वाला नहीं बात चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है द्रव माने पदार्थ होता है, ठीक है। तो मैं सीधे बताता हूँ, कोई भी पदार्थ अगर नष्ट होता है तो जितना नष्ट होता है पदार्थ, उसी के समतुल्य इक्विवेलेंट क्या होता है कि ऊर्जा मुक्त करता है, वो उतना एनर्जी निकलता है, ठीक है। और उसके लिए इक्वेशन दिया था, आप लोगों ने सुना होगा, E बराबर में mc², जहाँ पे m द्रव्यमान का कोई वस्तु, यह तो क्वेश्चन पूछा था, m द्रव्यमान का कोई वस्तु अगर लुप्त होगा तो कितना ऊर्जा निकलेगा, कितना एनर्जी निकलेगा, वो होगा mc², जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। और ये अर्ग में होता है, याद रख लीजिए बात। आगे बढ़ते लिखा है कि प्राकृतिक में जल किस अवस्था में मिलता है। तो प्रकृति में जल ठोस अवस्था में मिलता है, जाके अपने फ्रिज में चेक करो घर में, या जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वहाँ जाके चेक करो, देख लो, वहाँ पे वो जो जल होता है ठोस अवस्था में होता है। द्रव जो कि हम लोग को चापाकल से कुआं से मिलता है, पानी वो भी पानी ही है, ठीक है। और जो बर्फ होता है वो भी पानी होता है। और गैस अवस्था में मिलता है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमिडिटी आता है ना, मौसम में आर्द्रता आ जाती है, तो वो सब कैसे होता है, भाप देख लो, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, जल यहाँ भी होता है। तो जल, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, इसलिए सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखा है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ठोस अवस्था में अणु की गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होती है, वो ज़्यादा गति नहीं कर पाते, इसी कारण से तो वो ठोस है। तो सबसे कम गतिज ऊर्जा ठोस में पाया जाता है, उसके कणों के बीच में, और उसके कणों के बीच में ठोस से ज़्यादा किस में पाया जाता है, द्रव में, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है गैस में। याद रख लीजिए बात। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, गैस के अणुओं से अधिक, गलत बात है, गैस के अणुओं से अधिक तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। द्रव के अणुओं से अधिक, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, गैस के अणुओं के बराबर, ये भी नहीं हो सकता, बराबर तो हो ही नहीं सकता। द्रव के अणुओं से कम, जी हाँ, द्रव के अणुओं से कम गतिज ऊर्जा होती है ठोस की अवस्था में, ठीक है। तो बी, डी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अंतराण्विक बल अधिक होता है। अंतराण्विक बल यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण का बल किसमें ज़्यादा होता है, तो वो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, इसी कारण से तो वो ठोस है, ये नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा ठोस में पाया जाता है, उसके बाद किसमें पाया जाता है, द्रव में, उसके बाद गैस में, ठीक है, यानी सबसे कम गैस में पाया जाता है। लिखा है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को कहते हैं, उसको क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ये बेसिकली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। जी हाँ, ये तो एक डेफिनेशन है, इसका और एक डेफिनेशन होता है जो कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उस ताप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक कहेंगे। सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। तो ये दोनों ही डेफिनेशन था। चलिए 20 नंबर प्रश्न बता लिया कि किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, याद रख लीजिए बात। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई साहब देखिए, कोई भी अगर द्रव है, कोई भी पदार्थ है, मान लो कोई ठोस है, ठोस में अगर आप लोग उष्मा दोगे तो उसके कणों के वो क्या होता है, धीरे धीरे पिघल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके बीच के कणों का अंतराण्विक बल दुर्बल हो जाता है, कणों का जो गति है, मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एक टाइम पे इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो द्रव के समतुल्य हो जाता है, वो द्रव में बदल जाता है, ठीक है। तो सब आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, आगे चल के टेंशन लेना है, तो इसलिए क्या होता है, फिलहाल याद रखो कि वृद्धि हो जाता है। यह कि जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उनका आकार निश्चित होता है, उन्हें कहते हैं। सबसे पहली बात, आकार अनिश्चित होता है, उन्हें कहते हैं। सबसे पहली बात तो समझो, देखो
जो ठोस होता है, ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अगर ठोस को अगर आप लोग एक डब्बे में डाल दो तो ठोस जिस प्रकार दिखता है वो उसी प्रकार से दिखेगा, ठीक है। और अगर जितना ठोस का आयतन है सेम वहाँ पे उस डब्बे के अंदर भी उसका आयतन उतना ही होगा, ठीक है। और बाहर निकाल दो तो भी उतना ही होगा, समझे ना। उसी प्रकार से द्रव्य में क्या होता है कि उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे अगर आप लोग बाल्टी में अगर मान लो कि 1 लीटर आप लोगों ने मान लो कि लिक्विड ले लिया, ठीक है, और उसी को आप लोगों ने एक डब्बा में डाल दिया, तो पहले वो बाल्टी के साइज का हो गया था, बाल्टी के जैसा दिख गया, उसका आकार हो गया था। अब देखना कि जिसे डब्बा में डालोगे तो उसका जो आकार हो जाएगा वो डब्बे के जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसका आकार निश्चित नहीं है परंतु आयतन निश्चित है। दोनों जगह पे अभी भी 1-1 लीटर ही है, समझे ना। और जो गैस होता है, गैस में ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, समझे ना। उसको कहीं भी डाल दो उसके हिसाब से वो ढल जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि जिसका आयतन तो निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो वो क्या होता है, वो द्रव होता है। तो ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिखा है कि अंतराण्विक बल नगण्य होता है, तो गैस में अंतराण्विक बल सबसे कम होता है, तो आपके पास सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिखा है कि निम्नलिखित पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। ऊर्ध्वपातज कौन होते हैं, जो ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया को सब्लिमेशन शो करता है वो पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। जैसे कि नौसादार क्या है, एक ऊर्ध्वपातज शो करने वाला पदार्थ है। नौसादार हो गया, कर्पूर हो गया, आयोडीन, हाँ आयोडीन भी ऊर्ध्वपातज शो करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वपातज में क्या होता है, सब्लिमेशन में ये डायरेक्ट क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट द्रव में बदले वो गैस में बदल जाता है, ठोस से सीधे गैस में। अच्छा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है। ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होने के कारण क्या होता है कि द्रव का जो क्वथनांक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से उसको ज़्यादा ऊष्मा मिलता है और वो तुरंत दाल वाल जो भी डालो उसमें वो जल्दी पक जाता है। तो इसे लिखा हो जाएगा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इन क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। लिखा है कि गैस द्रव देखो गैस और द्रव अलग अलग चीज़ नहीं, क्या पूछा है समझो। गैस द्रव यानी गैस पदार्थ की बात चल रही है, क्योंकि द्रव मन ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द्रव भी लिखा हुआ है। ये पदार्थ होता है और ये द्रव का मतलब क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। तो गैस द्रव, यहाँ पे गैस और द्रव उसकी बात नहीं चल रही, गैस द्रव यानी गैस पदार्थ की बात चल रही है कि वह अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। गलत बात, गैस का ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन, जो कि डी नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है। आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्फुल्ला है। उत्फुल्ला क्या होता है भाई साहब, तो याद रख लीजिएगा, उत्फुल्ला में कुछ अणु जल के होते हैं। वो अणु क्या करता है, वो जो जल का अणु होता है जिसको क्रिस्टलीय जल बोलते हैं, वो जल को क्या करता है, उसको अगर वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो कुछ हद तक या फिर पूरा ही क्या करता है, वो वायुमंडल में विसर्जित कर देता है। अगर ऐसा कोई पदार्थ कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, उत्फुल्ला कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पिछुआ में जहाँ भी आपको जल लटका हुआ देखिए समझ लीजिएगा उत्फुल्ला होता है, ठीक है। कुछ केस में होता है कि ऑब्सेप्शन है, तो उस सब आपको ध्यान नहीं देना, फिलहाल अभी इतना याद रख लीजिए, इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। पीछे अगर जल दिखे तो उत्फुल्ला हो जाता है, तो हो जाएगा Na2CO3, यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलाने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन है कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा, देखो बर्फ पहले ठोस था, गतिज नहीं है, स्थितिज ऊर्जा पूछा है सबसे पहली बात। तो जो स्थितिज ऊर्जा मतलब कोई चीज़ अगर ठहरा हुआ है तो वह स्थितिज ऊर्जा उसमें सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बर्फ में क्या था कि उसके अणु ठहरे हुए थे, ज़्यादातर से मूवमेंट होता है पर ना के बराबर, तो वो उसमें गतिज स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे वो बर्फ पिघली वो द्रव में बदला, और द्रव क्या होता है, द्रव में बहने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि वो तरल पदार्थ है, ठीक है। उसके वो क्या होता है, द्रव के कण बहते हैं, ठीक है। और जो बहता है उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, और जहाँ गतिज ऊर्जा मिलेगा वहाँ स्थितिज ऊर्जा कम मिलता है। ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा है वहाँ स्थितिज ऊर्जा कम, स्थितिज ऊर्जा जहाँ ज़्यादा वहाँ पे गतिज ऊर्जा कम होता है। तो द्रव में गतिज ऊर्जा हो जाता है जिस कारण से स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, तो घटती है। ये बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर के प्रश्न आते लिखा कि ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। गतिज ऊर्जा इतना ज़्यादा वृद्धि हो जाता है कि डायरेक्ट वो द्रव में बदले ही वो सीधे आपका गैस में बदल जाता है। तो ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, लास्ट प्रश्न पर। एक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है। यौगिक क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों का जो अगर मिला दो आप लोग तो वो एक निश्चित अनुपात में मिले तो यौगिक कहलाता है। जैसे पानी में H2O होता है। आप लोग कहीं का भी पानी उठा लो, नली नाला या फिर समुद्र का या कहीं का भी झरना का, सब जगह पे H2O ही मिलेगा, कहीं पे H3O नहीं मिलेगा आपको, ठीक है।
सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं तो उनमें भी फिक्स आपका ये मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेकर आए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ठीक है। भूगर्भ, जिसको हम लोग पृथ्वी में बोलते हैं, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सी है बताओ तो सबसे ज़्यादा धातु पाया जाता है पृथ्वी में एल्यूमिनियम। जी हाँ, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम, जो कि 7.3% पाया जाता है। अब बोलोगे सर इतना कम, फिर भी एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा 7.3 आपको कम लग रहा है, परंतु ये कम मात्रा नहीं है भाई साहब। नहीं तो हम लोग इतना दिन से जो एल्यूमिनियम उपयोग कर रहे हैं वो खत्म हो जाना चाहिए था ना, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मात्रा होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये तो एल्यूमिनियम धातु की बात चली गई। अगर हम धातु को छोड़ डायरेक्टली पूछे कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि पाया जाता है आपके पास 49.9%। उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, जो कि होता है 26.0%। और ये दोनों को दोनों अधातु होते हैं, ठीक है। जिसमें जो आपका सिलिकॉन है, जिसको हम लोग SI बोलते हैं, ये आपका उपधातु होता है, ठीक है। ऑक्सीजन धातु अधातु होता है और एल्यूमिनियम धातु होता है, ये चीज़ याद रख लीजिए बात। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको और भी कंटेंट मिलेगा, टेंशन लेना, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा। इसी प्रकार से अब मैं आपको फिजिक्स का दूंगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का, फिर मैथमेटिक्स का भी करा दूंगा, टेंशन लेना आपको। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ।